वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत डिटेल में हम इसके हर एक कंसेप्ट को आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये मैंने डाटा लिया है, जो पीडीएफ है, ये कहाँ से ली है? स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई से। ये डाटा आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल जो है आईसीएआई का, उसी में से मैं कवर करूंगी, क्योंकि ये डाटा आप सब बच्चों के पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, डिटेल में हम हर एक टॉपिक को यहाँ कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन पे क्लिक जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की। ठीक है जी, देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई भी चीज सप्लाई है या नहीं है, कोई हमने ट्रांसफर किया गुड्स का या सर्विसेज का, ये जानना हमें क्यों जरूरी है कि वो सप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए जीएसटी किसकी बात करता है? जीएसटी बात करता है कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आपने क्या पे करना है? टैक्स। टैक्स पे करना है। और टैक्स कब पे होगा? जब कोई भी टैक्सेबल इवेंट अकर होगा। जब कोई भी टैक्सेबल इवेंट अकर होगा तभी तो आप टैक्स पे करेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि टैक्सेबल इवेंट कब अकर होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड है चाहे सर्विसेज से, वो टैक्सेबल इवेंट कब बनेगी? वो टैक्सेबल इवेंट कब बनेगी? जब वहां पे सप्लाई होगी। किसकी? आइदर गुड्स की या फिर सर्विसेज की। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई भी टैक्सेबल इवेंट कब आएगा? जब सप्लाई होगा। सप्लाई किसका? गुड्स का या सर्विसेज का। तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर इवेंट जो है वो टैक्सेबल इवेंट है या नहीं। और ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक पर्टिकुलर जो इवेंट है वो सप्लाई से रिलेटेड है या नहीं है। मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? तो हमारे पास टैक्सेबल इवेंट का मतलब सप्लाई, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? इन्होंने अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स हमें बताए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, सेल हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो गया, परचेज हो गया। क्लियर? तो इनमें से कोई भी अगर एक इवेंट होता है जिसे हम सप्लाई बोल सके तो वो टैक्सेबल इवेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था। आगे हम बात करते हैं। कई डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। इन डेफिनेशंस को जानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर ये डेफिनेशंस हमें क्लियरली नहीं पता होंगी तो हम सप्लाई को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ गुड्स की, कि गुड्स क्या है। देखिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको यहाँ कंसीडर करनी है, अदर देन, किसके अलावा? मनी एंड सिक्योरिटीज। यानी मनी और सिक्योरिटीज को आपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। हम बात कर रहे हैं गुड्स की। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स इज इक्वल टू मूवेबल प्रॉपर्टी माइनस मनी माइनस सिक्योरिटीज। आगे देखिए क्या लिखा है? बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। जो भी लैंड का पार्ट होते हैं वो। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या है मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और अदर थिंग्स जो भी अटैच होती हैं लैंड से, वो सब किसका पार्ट बनेंगी? गुड्स का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। ठीक है, ये सब इसका पार्ट हो जाएंगे। ये डेफिनेशन थी मेरे पास गुड्स की। आगे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम की हेल्प से भी आपको गुड्स की डेफिनेशन डेप्थ के अंदर स्टडी करवा दूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मनी और सिक्योरिटी आपने इंक्लूड नहीं करनी है। जबकि एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड जो है वो इसका पार्ट बनेगी।
क्लियर एवरीवन, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके बिहाफ पे कोई भी एजेंट काम करता है किसी भी बिजनेस में सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेके, यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ, प्रिंसिपल कौन माना जाएगा? जिसके बिहाफ पे कोई भी एजेंट या तो गुड्स दे रहा है या गुड्स ले रहा है, सर्विसेज दे रहा है या सर्विसेज ले रहा है, यानी गुड्स और सर्विसेज एजेंट उसके बिहाफ पे दे भी सकता है और ले भी सकता है। क्लियर? ओके, नाउ कंपिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो लिखा है, अथॉरिटी एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। फैमिली, फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? फैमिली के अंदर स्पाउस और चिल्ड्रन। स्पाउस कौन होता है आप सभी को पता है, हस्बैंड के लिए स्पाउस है वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस है हस्बैंड, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन, कब? व्हेन दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द सैड पर्सन। ये लोग कब लेने हैं? जब उसके ऊपर डिपेंड हो सैड पर्सन पे। ये मेरे पास फैमिली की डेफिनेशन थी। बिजनेस की डेफिनेशन में आपको इन डेप्थ नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरी वीडियो का उसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग है मेरे पास डेफिनेशन, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? नाउ इससे पहले मैं सर्विसेज की डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी अदर डेफिनेशंस को लेने से पहले। सर्विसेज मतलब कोई भी चीज अदर देन गुड्स। सर्विसेज की डेफिनेशन की मैं बात करूं, मैंने गुड्स की अभी डेफिनेशन ली थी ना, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, यही हमने पढ़ा था। अब आप सर्विसेज को डिटेल में पढ़िए, एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी गुड्स के अलावा भैया जो भी बच गया वो मेरे पास क्या है? सर्विसेज, ठीक है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो जो भी गुड्स के अलावा बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स का पार्ट भी नहीं थी और मनी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का पार्ट भी नहीं है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स का पार्ट भी नहीं थी लेकिन सर्विसेज का पार्ट भी नहीं, एंड इंक्लूड्स, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है? यूज ऑफ मनी इसमें आएगा, मैं अभी बताती हूँ आपको यूज ऑफ मनी क्या है, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डेनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म और करेंसी, ठीक है। देखिए यहां आपको साफ शब्दों में क्या बताया गया, सर्विसेज की मैं बात करूंगी। सर्विसेज के केस में आप लोगों को क्या बोला गया कि सर्विसेज जो है क्या है? अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स हर एक चीज आपके पास क्या है? सर्विसेज। और अदर देन मनी, मनी भी इसके अंदर नहीं आएगा, गुड्स, मनी एंड व्हाट? सिक्योरिटीज। आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, यहाँ पे क्या है? यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, ये सब कुछ आएगा। अब देखो यूज ऑफ मनी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन ने, ये पर्सन है ए, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए यूज करने के लिए, ठीक है, कितने के लिए? 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, लेकिन इसने 18% इंटरेस्ट पे ये पैसा दिया, 18% इंटरेस्ट पे ये पैसा दिया। अब ए ने बी को जो पैसा दिया, ए ने बी को जो पैसा दिया कितना? 1 लाख रुपए, ये सर्विसेज नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस, ये सर्विस नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये जो 18% इंटरेस्ट है, देखिए कल को जब बी इसको पैसा वापस देगा, जब कल को बी इसको पैसा वापस देगा तो कितना देगा? 1 लाख प्लस 18% इंटरेस्ट, यानी कि 18,000। तो ये 1 लाख है, ये सर्विस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो 18,000 इंटरेस्ट दिया गया, 18,000 जो इंटरेस्ट दिया गया, इंटरेस्ट किस लिए दिया गया? यूज ऑफ मनी से रिलेटेड। ये किस लिए दिया? क्योंकि उसने उसकी मनी यूज की थी, ये मनी यूज करने के बदले में उसको पैसा दिया गया, इसे हम बोलते हैं यूज ऑफ मनी के बदले में जो कंसिडरेशन मिला है, ठीक है।
तो यूज ऑफ मनी सर्विसेज का पार्ट है, तो यहाँ पे ये 18,000 ये सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये तो था यूज ऑफ मनी। नेक्स्ट हम देखें कन्वर्जन ऑफ मनी। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी, अब आपने जब डेफिनेशन पढ़ी तो इसमें आपने पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ मनी आइदर फ्रॉम एनी करेंसी टू कैश। जैसे अब डॉलर है, आपके पास $100 हैं, आपने इनको कैश में कन्वर्ट करवाया, तो कुछ ना कुछ कमीशन तो चार्ज होगा ना, या फ्री में हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ कमीशन लगेगा। तो यहाँ पे जो कमीशन लगा डॉलर्स को कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए, वो क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ सर्विस। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे अगर मैं इसी कन्वर्जन ऑफ मनी की बात करूं, डॉलर को आपने किसी अदर करेंसी में चेंज करवाया, यन में आपने कन्वर्ट करवा दिया, तो आपने अगर किसी अदर करेंसी में चेंज करवाया, रुपीज में चेंज करवा दिया, क्लियर? तो मतलब कैश यहाँ पे हम अपनी करेंसी को ही मानेंगे, रुपीज को, लेकिन यहाँ पे आपने रुपीज में ना करवा के, इसको मैं रुपीज हटा देती हूँ। जब कैश होगा तो ऑब्वियसली हमारी खुद की करेंसी में ही होगा। तो यहाँ पे आपने किसी अदर करेंसी में ही चेंज करवा लिया, तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन तो पे करना पड़ेगा ना। वो मेरे पास क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ सर्विस। यानी कि मनी सर्विसेज का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने मनी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाया कैश में या अदर फॉर्म और करेंसी में या अदर किसी डिनोमिनेशन में, ठीक है, या फिर यूज किया आपने मनी, तो ये सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा। लेकिन डायरेक्टली मनी और सिक्योरिटीज जो है या गुड्स जो है वो सर्विसेज का पार्ट नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है जी, ओके। मैं सबसे पहले यहाँ पे मनी की डेफिनेशन भी आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। ऊपर मनी की डेफिनेशन भी दी हुई है। मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर के तहत जो हम एक्सेप्ट करते हैं और देते हैं, उसे मनी बोला जाता है। जो भी फॉरेन करेंसी हो गई, चेक हो गया, प्रोमाइजरी नोट हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये भी मनी का पार्ट माना जाएगा। ड्राफ्ट, प्रे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, चाहे फॉरेन करेंसी हो, चाहे इंडियन लीगल टेंडर के तहत जो भी आपके पास मनी सर्कुलेट होती है, चेक, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, मनी, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस जैसे यूपीआई वगैरह जो चल रहे हैं, जिन्हें आरबीआई ने मान्यता दी हो। मेन थिंग इज दैट उन्हें आरबीआई ने मान्यता दी हो, किस तौर पे? कि आप इसको एक्सचेंज के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए या एक्सचेंज के लिए आप इस इंडियन लीगल टेंडर को यूज कर सकते हैं। तो वो आपके पास किसका पार्ट माना जाएगा? वो मेरे पास मनी का पार्ट माना जाएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? लेकिन इसके अंदर जो न्यूमेरिस्टिक वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं करनी है आपने। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिटेल के अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज को। मेरे पास यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है। चार्ट को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया, गुड्स है। क्लियर? हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? गुड्स मानी जाएगी। बट इट एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड होगा इसमें? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को हमें इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। ठीक है, इसके अंदर हमें मनी और सिक्योरिटीज को नहीं लेना है, ये इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट इंक्लूड्स व्हाट? एक्शनेबल क्लेम्स। इसकी डेफिनेशन अभी रहती है, जस्ट इसके बाद मैं इसी की डेफिनेशन लूंगी। एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? ठीक है, एक्शनेबल क्लेम आपने लेना है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू लैंड, वो आपने लेना है इसके अंदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई।
ठीक है, विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड बिफोर सप्लाई, या तो सप्लाई से पहले ही दिए जाएं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के तहत ही दिए जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। नाउ अब हम देखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज यानी एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी है वो सर्विसेज है। प्लस मैंने क्या बताया था, मनी और सिक्योरिटीज इसमें भी इंक्लूड नहीं होगी। मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर्विसेज। प्लस इसके अंदर आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, यहाँ प्लस क्या क्या हो जाएगा, यूज ऑफ मनी, conversion of money by cash or by any other mode from one form currency denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मनी कन्वर्ट होगी तो वो यहाँ नहीं आएगा। मैंने बताया था ना, देखिए यूज ऑफ मनी कर रहे हो, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को 1 लाख रुपीज दिए 18% इंटरेस्ट पे, तो 18,000 मेरे पास क्या आ गया, यूज ऑफ मनी का कंसिडरेशन आ गया, ये सर्विसेज का पार्ट था। लेकिन अगर ए ने बी को 1 लाख दिए पर कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, अगर कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं हुआ तो यहाँ पे सर्विसेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात समझ में आई, अगर कंसिडरेशन चार्ज किया गया है तभी आप उसको यहाँ कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? ओके, अब हम चलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन पे कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या हैं। बाकी हमने इससे रिलेटेड सारा कर लिया। ये देखिए, ये रहा एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि क्लेम टू एनी डेट, कोई भी डेट का अगर क्लेम होता है अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज, यानी कि अगर डेट मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, यहाँ साफ साफ लिखा है अदर देन। ठीक है, मैं आपको एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। या फिर हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की हाइपोथिकेशन है। ठीक है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी का जो आपके पोजेशन में नहीं है, ना ही एक्चुअल ना ही कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल पोजेशन तो जैसे किसी भी चीज का आपने एक्चुअल पोजेशन लिया हुआ है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब जैसे कि ड्राइवर है, मेरे ड्राइवर के कार के पेपर्स मेरे पास हैं लेकिन कार की चाबी ड्राइवर के पास है। ड्राइव कौन कर रहा है, ड्राइवर। ठीक है, तो फिलहाल जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है वो किसके पास है, ड्राइवर के पास है। लेकिन जब वो मुझे चाबियां दे देगा तो वो मेरे पास उसका एक्चुअल पोजेशन भी आ जाएगा और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी। कागज मेरे नाम पे है, डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे हैं गाड़ी के, तो एक्चुअल पोजेशन तो मेरा ही है। लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किसका है, सामने वाले ड्राइवर का है। ठीक है, आगे देखेंगे। विच द सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज एंड अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज बी एग्जिस्टेंट एक्रूइंग कंडीशनल और कंटिजेंट। देखिए यहाँ पे जो भी डेट हमारे पास सिक्योर थे मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, हाइपोथिकेशन प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके पोजीशन में नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्टिव ना एक्चुअल, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। मेन चीज मैं आपसे आम भाषा में बात करूं, एक्शनेबल क्लेम्स क्या हैं। एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम हैं जहां पे जिन वो डेट्स हैं या वो क्लेम्स हैं जिनके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सके। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सके और उनकी डिमांड कर सके। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सके, ये वो क्लेम्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने इसके अगेंस्ट नहीं लेनी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, जिसके सिक्योरिटी ऑलरेडी आपके पास है। ये देखिए यहाँ पे आपने मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने नहीं लेनी है। अदर देन दैट जो भी क्लेम्स हो गए, जो भी डैट्स हो गए जिसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक्शनेबल क्लेम्स हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज जो बाकी डेफिनेशंस रहती हैं वो हम लोग यहाँ पे सभी कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53। लोकल पंचायत की बात करेंगे, लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत।
जो कि क्लोज डी ऑफ आर्टिकल 243 में बताई गई है। म्यूनिसिपैलिटी, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा मेरे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे कवर नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों के जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए। क्लियर? नाउ आगे हम देखेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मीनिंग आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ से मीनिंग करवाने के बाद मैं आपको आगे चार्ट पे लेके जाऊंगी, आगे एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कंसीडरेशन का जनरल मीनिंग में देखूं, देखिए आप लोग अपने सीए जो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपने कंसीडरेशन जरूर पढ़ा होगा कि एक चीज के बदले में जो दूसरी चीज दी जाती है उसे हम कंसीडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से बुक्स परचेज की या बाइक परचेज की। ए ने बी से बाइक परचेज की, यहाँ ए ने बी से बाइक ली है, ठीक है। तो इसके बदले में ए ने बी को कितने दिए? 50,000 रुपीज। ए ने बी को क्या दिए? 50,000 रुपीज। मैं पहले जनरल डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? बाइक। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये बाइक। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये 50,000 रुपीज। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जीएसटी के लेवल पे। जीएसटी के अंदर डेफिनेशन क्या है? एनी पेमेंट मेड, या तो आपने पेमेंट कर दी है जो भी, ठीक है। एनी पेमेंट मेड और, क्या लिखा हुआ है? और टू बी मेड, या जो आपने करनी है, या तो पेमेंट कर दी या पेमेंट करनी है, वेदर इन मनी, या तो मनी में की है या अदरवाइज, यानी मनी के अलावा भी आप किसी चीज से पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मनी में भी पेमेंट हो सकती है और अदरवाइज देन मनी भी पेमेंट हो सकती है। अब अदरवाइज देन मनी कैसे होगी? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है आपने, एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज दे दी, जैसे कि ए और बी की अभी हमने बात की थी। ए ने बी को दी कार और बी ने ए को कुछ भी ले लो, बाइक प्लस सम गोल्ड, कुछ भी दे दिया। तो ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है ना। यहाँ पे कंसिडरेशन मनी नहीं है, दोनों पार्टीज में कहीं भी कंसिडरेशन मनी नहीं है। एक जगह कार है, एक जगह बाइक और गोल्ड है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या सप्लाई करने के लिए उसे पैसा दिया गया। पैसा किस लिए दिया गया? या तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए या सप्लाई की जो वैल्यू थी उसको पे ऑफ करने के लिए। इंड्यूसमेंट मतलब सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिस्पॉन्स टू मतलब उनको पे ऑफ करने के लिए, जो आपने उसको कंसिडरेशन दिया, जो भी आपने उसको सप्लाई की उसको पे ऑफ करने के लिए दिया। क्लियर? इंड्यूसमेंट का भी मैं मीनिंग बताऊंगी अभी आपको। फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी चाहे गुड्स से रिलेटेड पेमेंट की है चाहे सर्विसेज की या बोथ की। वेदर बाय रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट भी पैसा दे सकता है, और बाय अदर पर्सन, और अदर पर्सन भी इसका पैसा दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिसिपेंट भी पैसा दे सकता है और अदर पर्सन भी पैसा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं करना? नोट इंक्लूड सब्सिडी। अगर कोई सब्सिडी मिलती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी, अदर आ सकती हैं, ठीक है। कौन सी आएंगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ओके, मैं फिर से एक बार इस डेफिनेशन को डिटेल में लेकर के चलती हूँ। मैंने यहां से ही सारा रब कर दिया। कोई भी पेमेंट चाहे आपने कर दी है चाहे आपने करनी है, चाहे वो आपने मनी में की हो या मनी के अलावा किसी फॉर्म में की हो, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू, यानी वो सप्लाई को पे ऑफ करने के लिए की हो या सप्लाई को बढ़ाने के लिए। अब सप्लाई को बढ़ाने के लिए कैसे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। कई बुक सेलर होते हैं, कई बुक सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली स्कूल्स से कांटेक्ट करते हैं और स्कूल्स को क्या कहते हैं कि आप हमारा रेफरेंस दीजिए कि आपके जो स्कूल का सामान है, स्कूल से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो हमारे यहाँ मिलेंगी, ठीक है। वो रेफरेंस के लिए बोलते हैं। तो अगर वो स्कूल वाले उन्हें रेफर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्कूल वाले को पे ऑफ करते हैं, तो स्कूल को कुछ ना कुछ वो पे ऑफ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट ऑफ। यहां तक मेरी बात समझ में आई? उसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ इसके लिए कुछ भी दिया गया तो वो मेरे पास किस में आ जाएगी?
कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा, बट शेल नॉट इंक्लूड, मैंने बताया सब्सिडी इसके अंदर नहीं आएगी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, कोई भी मॉनेटरी वैल्यू जो होगी किसी भी एक्ट की या फॉरबेरेंस की, कोई भी मॉनेटरी वैल्यू अगर हम कंसीडर करें किसी भी एक्ट की या फॉरबेरेंस की, अब देखिए एक्ट की मॉनेटरी वैल्यू, आपने कोई भी काम किया, आपने कोई भी काम किया, उसकी जो वैल्यू होगी मनी की टर्म्स में, वो मेरे पास कंसिडरेशन है। और फॉरबिडेंस यानी कोई भी काम अगर आपको करने के लिए मना किया गया, मेरी बात समझे, काम को करने का कंसिडरेशन मिला हो या ना करने का कंसिडरेशन मिला हो, काम करने का पैसा मिला हो या ना करने का पैसा मिला हो, दोनों ही चीजें हमारे पास कहाँ जाएंगी, कंसिडरेशन में जाएंगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्ट और फॉरबिडेंस। एक्ट आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज को करने के पैसे मिले हो, ना करने के पैसे मतलब देखिए, आप ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, बी पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, बी कह रहा है जी मुझे अब ये काम आपके साथ नहीं करना, तो ए ने बोला कि आप एक काम करो, आप पार्टनरशिप तोड़ के जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल को आप जहां भी जाओगे तो उसने एक बाउंड्री फिक्स कर दी कि इस स्टेट के अंदर पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में दोनों की पार्टनरशिप थी, तो इसने बोला विद इन हरियाणा आप ये सेम बिजनेस नहीं करोगे। ए ने बी को बोला कि विद इन हरियाणा आप ये सेम बिजनेस नहीं करोगे, और अगर आप ये सेम बिजनेस विद इन हरियाणा नहीं करोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपीज का कंसिडरेशन दूंगा, मैं आपको 10 लाख का कंसिडरेशन दूंगा। तो इसको बी को ही जो पैसा मिला 10 लाख, ही किस चीज का मिला, काम ना करने का, ये एक्ट का पैसा नहीं मिला, ये फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट का पैसा मिला, काम ना करने का। ठीक है, तो यानी कि जो मॉनेटरी वैल्यू होगी किसी भी एक्ट की, फॉरबेरेंस की, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय रिसिपिएंट, यानी पैसा कौन दे सकता है, रिसिपिएंट भी दे सकता है और अदर पर्सन भी दे सकता है, बट शेल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा, जो भी सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ओके नाउ अब एक मेन चीज जो हमें आगे बताई गई है, कोई भी डिपॉजिट जो है, अगर कोई डिपॉजिट किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के मामले में, ठीक है, तो वो हम पेमेंट मान के उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ कंसिडरेशन, लेकिन अगर उसको सेट ऑफ कर दिया गया उसके अंदर, अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन, यानी अगर उसने उसे सेट ऑफ कर दिया, उसे अप्लाई कर दिया कंसिडरेशन के तौर पे, तो हम उसे कंसिडरेशन मानेंगे। मैं विद एग्जांपल आपको बताती हूँ, देखिए क्या हुआ, एक्स है, एक्स ने अपना रूम रेंट पर दे दिया, किसको, वाई को, लेकिन एक्स ने बोला भैया मुझे कुछ ना कुछ डिपॉजिट चाहिए, एक्स ने बोला मुझे कुछ ना कुछ डिपॉजिट चाहिए, तो वाई ने इसे डिपॉजिट दिया 1 लाख का, 1 लाख का डिपॉजिट दिया, ठीक है, और रेंट कितना था इसका, फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ रेंट था, क्लियर, 6 मंथ तक सब कुछ अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 7th मंथ में जाके वाई को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, वाई ने इसको रेंट नहीं दिया, वाई ने इसको रेंट नहीं दिया, 7 मंथ का रेंट नहीं दिया, 8th मंथ का रेंट भी इसने नहीं दिया, 2 मंथ का रेंट हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट था अभी तक 8th मंथ तक, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने डिपॉजिट दिया है, कोई किसी चीज का कंसिडरेशन पे ऑफ नहीं किया, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब कुछ दिन और बीत गए, उसके बाद क्या हुआ, एक्स ने बोला भैया वाई तू मेरे पैसे तो दे नहीं रहा, मैं तेरे डिपॉजिट में से 2 महीने का रेंट काट रहा हूँ, तो वाई के पास भी पैसे थे नहीं, वो कहता ठीक है जी काट लो, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहां से जो 40,000 रुपए थे, 20,000 इसका रेंट, 20,000 इस महीने का रेंट,
तो 40,000 इसने इसके डिपॉजिट में से माइनस कर दिया, तो डिपॉजिट कितना बच गया? डिपॉजिट 1 लाख था, जिसमें से इसने इसके 40,000 माइनस कर दिया, यानी कल को वो डिपॉजिट उसका कितना वापस देगा? 60,000। तो अब ये जो 40,000 थे, ये इसने यूटिलाइज कर लिए, ये 40,000 इसने यूटिलाइज कर लिए एज अ कंसिडरेशन। अब ये 40,000 को आप क्या मानोगे? कंसिडरेशन मानोगे। जब तक ये यहाँ एज अ डिपॉजिट पैसा पड़ा था तब तक की कंसिडरेशन नहीं था। 60,000 भी जब कल को अप्लाई कर दोगे एज अ कंसिडरेशन, डिपॉजिट में से माइनस कर दोगे तो वो कंसिडरेशन मानोगे, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई आप सब लोगों को? ठीक है, ठीक है जी। ये मेरे पास थी डेफिनेशन कंसिडरेशन की। मैं कंसिडरेशन के चार्ट पे आपको लेके जा रही हूँ। नीचे कंसिडरेशन का चार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए, ये रहा मेरे पास कंसिडरेशन का चार्ट। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन मींस, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या था? पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, यानी या तो मनी में हो या मनी के अलावा किसी टर्म में अगर आपको पेमेंट की गई है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, और चाहे वो रिसिपेंट ने दी हो या अदर पर्सन ने, रिसिपेंट भी पैसा दे सकता है और अदर पर्सन भी पैसा दे सकता है, दोनों में से कोई भी बंदा पैसा दे सकता है। एक्सक्लूड करना है हमने इसमें से सब्सिडी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने दी हो। और डिपॉजिट कंसिडर कब करने हैं? जब वो उसके अगेंस्ट अप्लाई कर दिए जाएं, जब वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट अप्लाई कर दिए जाएं, अदरवाइज आपने उसको कंसिडर नहीं करना। क्लियर? एक तो यहाँ पे है कि पेमेंट आपने दे दी मनी में या अदरवाइज फॉर्म में, ठीक है। और एक यहाँ पे अगर आपकी रहती है तो मॉनेटरी वैल्यू हम उसकी ले लेंगे। आपको एग्जैक्ट पेमेंट पता नहीं है तो यहाँ पे आप उसकी क्या ले लेंगे? मॉनेटरी वैल्यू। मेरी बात सुनिए, पेमेंट ना पता हो तो आपने उसकी मॉनेटरी वैल्यू लेनी है, चाहे वो एक्ट हो या फॉरबिडेंस हो, यानी आपने एक्ट कर दिया, एक्ट नहीं किया तो ना करने का जो आपके पास मॉनेटरी वैल्यू निकल के आएगी वो लेनी है। ठीक है, पैसा रिसिपेंट भी दे सकता है, अदर पर्सन भी। यहाँ भी आपको सब्सिडी नहीं लेनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो गाइज मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप लोग इसी तरीके से चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करूं और डिटेल में आप लोगों को जीएसटी की कंप्लीट रिवीजन करवा सकूं, डिटेल के अंदर आपको जीएसटी पढ़ा सकूं। तो मिलते हैं गाइस कल अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।